दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्रोनॉमी में दोस्तों सोइल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या जेट आईसीआर बीएचयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की अधिकता से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जी दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है कि वर्षा की अधिकता यदि होती है तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन देखिए पेडोकल, पेड लफर, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों? पेडोकल, पेडल फर और पर्वतीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो वर्षा की अधिकता से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? पेडल फर। किस प्रकार की दोस्तों? पेडल फर प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है वर्षा की अधिकता से। अब देखिए वर्षा की यदि कमी हो जाएगी तो क्या है दोस्तों? अधिकता। वर्षा की अधिकता से तो पेडल फर प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा और वर्षा की कमी से पेडोकल। वर्षा की कमी से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा? पेडोकल। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है कि यदि वर्षा की अधिकता पूछ ले तो पेडल फर, और यदि वर्षा की कमी पूछ ले कि वर्षा की कमी से किस प्रकार की मिट्टी का विकास होगा तो आपको ध्यान रखना है पेडोकल। किस प्रकार की दोस्तों? पेडोकल प्रकार की मिट्टी का विकास होगा वर्षा की कमी से। अब देखिए आगे वाला दोस्तों रेतीली मिट्टी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी है दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी में दोस्तों कंटूर फार्मिंग की जाती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कंटूर फार्मिंग कहाँ की जाती है? पर्वतीय मिट्टी में। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कंटूर फार्मिंग की जाती है, और जो पर्वतीय मिट्टी होती है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वही पाई जाती है, और रेतीली मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे वाला अपना क्वेश्चन है कि मृदा विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों मृदा विज्ञान यानी सोइल साइंस के जनक आपको बताना है। तो देखिए पीटर डी क्रिसेनजी, वीवी डोकुचेव, जेवी लिविंग, जेथ्रो टूल। तो दोस्तों सोइल साइंस के जनक कौन है? दोस्तों सोइल साइंस के आपको जनक बताना है। तो पीटर डी क्रिसेनजी, वीवी डोकुचेव, जेवी लिविंग, जेथ्रो टूल। तो दोस्तों सोइल साइंस के जनक कौन है? वीवी डोकुचेव। कौन है दोस्तों? डॉक्टर वीवी डोकुचेव। आपको ध्यान रखना है कि मृदा विज्ञान के यदि आपको जनक पूछ ले तो वीवी डोकुचेव है, और यदि दोस्तों आपको एग्रोनॉमी यानी दोस्तों सस्य विज्ञान के जनक पूछ ले तो आपको पीटर डी क्रिसेनजी बताना है। सस्य विज्ञान के जनक है पीटर डी क्रिसेनजी, और जो मृदा विज्ञान के जनक है वीवी डोकुचेव। और जेवी लिविंग कौन है दोस्तों? जेवी लिविंग है दोस्तों कृषि रसायन के जनक। किसके जनक है दोस्तों? कृषि रसायन के जनक। और जेथ्रो टूल कौन है? एक तो खरपतवार के जनक है, इसके अलावा दोस्तों जो भू परिष्करण होता है, भू परिष्करण के जनक कौन है दोस्तों? जेथ्रो टूल। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि जेवी लिविंग कृषि रसायन के भी जनक है, और जेथ्रो टूल क्या है? भू परिष्करण के जनक है और खरपतवार के जनक है, खरपतवार विज्ञान होते हैं उसके जनक है। आगे है दोस्तों मृदा को प्राकृतिक पिंड किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? दोस्तों मृदा को प्राकृतिक पिंड है किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक पिंड किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी। तो दोस्तों ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक पिंड। तो प्राकृतिक पिंड किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? देखिए ऑप्शन पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी। तो किस शाखा के अंतर्गत मृदा को प्राकृतिक पिंड कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है पेडोलॉजी। दोस्तों मृदा विज्ञान की दो शाखा होती है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। तो जो पेडोलॉजी शाखा है, पेडोलॉजी शाखा के अंतर्गत दोस्तों मृदा को प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? पेडोलॉजी के अंतर्गत। अब ये भी आप ध्यान रखना कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा भी पूछ लेता है। तो देखिए मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण है, इनका अध्ययन दोस्तों किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में। और एडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? एडेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कि जो मृदा है उसका पौधों के साथ संबंध होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? मृदा का पौधों के साथ संबंध का अध्ययन एडेफोलॉजी में किया जाता है, जबकि मृदा का उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। और एंटेमोलॉजी दोस्तों कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी दोस्तों रोगों का अध्ययन। यदि प्लांट पैथोलॉजी आ गया तो पादप रोगों का अध्ययन हो गया। तो पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन हो गया। तो दोस्तों इनको आपको सबको ध्यान रखना है, कोई भी पूछ लेते हैं इनमें से। देखिए आगे वाला क्वेश्चन अपना कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बतानी है आपको। तो देखिए ऑप्शन सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तापमंडल। कौन सी है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत? तापमंडल है। तापमंडल को अपन आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तापमंडल को अपन आयन मंडल। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों आयन मंडल की? आयन मंडल की ऊंचाई होती है दोस्तों आयन मंडल की 80 से 1600 किलोमीटर। कितनी होती है? 80 से 1600 किलोमीटर। तो आपको यदि ऐसे पूछ ले कि आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है तो 80 से 1600 किलोमीटर। और एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों आयन मंडल में, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? टेम्परेचर में वृद्धि होगी। क्या होगा दोस्तों? टेम्परेचर बढ़ेगा। किसमें दोस्तों? आयन मंडल में। देखिए आप इनको देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सौभ मंडल। सौभ मंडल क्या है दोस्तों?
सौरमंडल दोस्तों, सौरमंडल सबसे निचली परत है। सौरमंडल दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यदि आपको ऐसे पूछ ले कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो सौरमंडल आएगा। क्या दोस्तों, सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल है। इसके अलावा और क्या होता है दोस्तों सौरमंडल में? मौसम से संबंधित सभी घटनाएं, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे कि बादलों का बनना, वर्षा का होना, कोहरा, ये सभी क्रियाएं किसमें होती है? सौरमंडल में। कौन कौन सी? वर्षा का होना, बादलों का बनना, ये सभी किसमें होती है? सौरमंडल में। और सौरमंडल दोस्तों सबसे निचली परत है वायुमंडल की। इसके अलावा सौरमंडल में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी होगी। क्या होगी दोस्तों? टेम्परेचर में कमी। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर में प्रति किलोमीटर के हिसाब से कमी होती जाएगी। कितनी दोस्तों? 6 किलोमीटर के हिसाब से कमी होती जाएगी। प्रति किलोमीटर 6 किलोमीटर की दर से टेम्परेचर में कमी होती जाएगी। तो ये किस में होता है दोस्तों? सौरमंडल में। इसके अलावा समताप मंडल की बात करें दोस्तों, तो समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है? समताप, देखिए दोस्तों सौरमंडल में ये भी ध्यान रखना, सौरमंडल की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 8 से 18 किलोमीटर। सौरमंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। अब देखिए समताप मंडल आ गया। तो दोस्तों समताप मंडल में बात करें तो समताप मंडल की ऊंचाई देखिए। सबसे पहले समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? समताप मंडल की ऊंचाई होती है दोस्तों 18 से और 50 किलोमीटर। कितनी? 18 से 50 किलोमीटर तक किसकी ऊंचाई होती है? समताप मंडल की। और इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। इसलिए इसे ओजोन मंडल भी बोलते हैं। तो ऐसे पूछ ले कि ओजोन मंडल किसे कहा जाता है, तो समताप मंडल को ओजोन मंडल कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर होती है। और हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी। किसमें? समताप मंडल में। समताप मंडल में दोस्तों क्या होगा? ऊंचाई में वृद्धि होगी। जबकि सौरमंडल में क्या होगा? टेम्परेचर में कमी होगी। और सौरमंडल की दोस्तों ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। आगे दोस्तों मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में देखिए, मध्यमंडल की सबसे पहले ऊंचाई देख लीजिए। मध्यमंडल की ऊंचाई होती है दोस्तों, देखिए समताप मंडल की 18 से 50 थी और मध्यमंडल की ऊंचाई होगी दोस्तों 50 से 80 किलोमीटर। कितनी? 50 से 80 किलोमीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई होगी। कितनी? 50 से और 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होगी। किसकी दोस्तों? मध्यमंडल की। और मध्यमंडल में क्या होगा दोस्तों? मध्यमंडल को ठंडा क्षेत्र भी क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्यमंडल को ठंडा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि जो मध्यमंडल होता है उसको ठंडा क्षेत्र भी बोलते हैं। और तापमंडल की बता ही दिया था दोस्तों, तापमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तापमंडल की ऊंचाई होती है दोस्तों 80 से 1600 किलोमीटर तक। कितनी होती है दोस्तों? 80 से 1600 किलोमीटर तक। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है कौन? तापमंडल। निचली परत सौरमंडल है, जबकि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? तापमंडल। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इनमें से पूछ लेते हैं। और दोस्तों जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर में दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए, इसमें दोस्तों सबसे पहले टेम्परेचर इसमें कम होगा सौरमंडल में। समतापमंडल में ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे बढ़ेगा। फिर मध्यमंडल में कम होगा। और तापमंडल में या आयनमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी। तो एक में कम होगा, एक में अधिक होगा। ऐसे आप इनको ध्यान रखना। आगे वाला क्वेश्चन अपना, मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक है। देखिए मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक कौन सा है? पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय, स्थलाकृति। तो देखिए मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जलवायु। तो दोस्तों आप इनको ऐसे ध्यान रखना कि एक्टिव कारक, देखिए एक्टिव कारक बताना आपको। तो ABC ध्यान रखना, ABC। अब इनको कैसे ध्यान रखेंगे? तो दोस्तों A का मतलब एक्टिव कारक और B का मतलब बायोस्फीयर। क्या होता है दोस्तों? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। बायोस्फीयर मतलब दोस्तों जैवमंडल। और C का मतलब क्लाइमेट यानी जलवायु। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि यदि एक्टिव कारक पूछ ले तो ABC यानी जो सक्रिय कारक है यानी ABC। तो दोस्तों B का मतलब बायोस्फीयर यानी दोस्तों बायोस्फीयर क्या हो गया? जैवमंडल। और जो C हो गया क्लाइमेट। तो दोस्तों सक्रिय कारक क्या है? B और C मतलब बायोस्फीयर और क्लाइमेट। तो जलवायु और जैवमंडल है दोस्तों मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक है। कौन कौन से दोस्तों? जलवायु और जैवमंडल। इसके अलावा पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति है, ये दोनों दोस्तों क्या है? निष्क्रिय कारक है मृदा निर्माण के लिए। तो मृदा निर्माण के लिए निष्क्रिय कारक कौन से? पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति। और समय क्या है दोस्तों? समय उदासीन कारक है मृदा निर्माण के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? दोस्तों स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी। क्या दोस्तों? बल्क डेंसिटी। एक तो दोस्तों पार्टिकल डेंसिटी होती है यानी कण घनत्व, और एक होता है स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी यानी कण घनत्व। तो देखिए सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व बताना है तो कितना होता है दोस्तों? 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 से 1.60 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 2.837 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होता है दोस्तों सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व? है दोस्तों सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व होता है 1.33 जी दोस्तों 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है दोस्तों? 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है? सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व है। और दोस्तों हम बात करें सामान्य मृदा का कण घनत्व। कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी कितनी होगी? 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
कितना दोस्तों 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये क्या है, ग्राम, या तो ग्राम में देगा आपको या फिर सेंटीमीटर क्यूब में देगा, दोनों में से एक किसी में भी आप लिख सकते हो। इसकी इकाई दोस्तों क्या होती है, जो घनत्व हो गया दोस्तों, पार्टिकल डेंसिटी हो गई या फिर बल्क डेंसिटी हो गई, इनकी घनत्व इकाई पूछ ले, मापांक की इकाई पूछ ले तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों क्या है दोस्तों, इसकी मापांक की इकाई होती है। तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो स्थूल घनत्व है इसकी मापांक की इकाई क्या है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1.2 से 1.7 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, जो कार्बनिक पदार्थ है उसका दोस्तों कण घनत्व होता है। कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व पूछ ले तो 1.2 से 1.7 ग्राम या फिर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये सेंटीमीटर क्यूब और ये ग्राम दोस्तों क्या है, मापा की इकाई है। और दोस्तों 2.837 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, दोस्तों ये क्या है, जो क्ले सोइल होती है, क्ले मृदा होती है, क्ले मृदा का क्या है दोस्तों, क्ले मृदा का कण घनत्व है। यदि आपको ऐसे पूछ ले कि क्ले मृदा का कण घनत्व कितना होता है तो आपको ध्यान रखना है 2.837 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों में से आपको एक देगा दोस्तों, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी अपन लिख सकते हैं, ग्राम या फिर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों क्या है दोस्तों, इसकी मापा की इकाई है। तो दोस्तों आपके पूरे समझ में आ गया होगा। 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये तो मृदा का स्थूल घनत्व है, और 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या है दोस्तों, कण घनत्व है, और 1.2 से 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व, कण घनत्व है दोस्तों। और ये 2.837 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों ये क्या है, क्ले सोइल होती है उसका कण घनत्व है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, भूप्रपटी में ऑक्सीजन पाई जाती है। दोस्तों जो भूपपड़ी होती है, भूपपड़ी में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 78%, 47%, 28%, 8%। तो देखिए भूपपड़ी में कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भूप्रपटी या भूपपड़ी में कितनी ऑक्सीजन पाई जाएगी, 47%। कितनी दोस्तों, 47% ऑक्सीजन पाई जाती है, 28% सिलिकॉन पाई जाती है, और 8% एल्यूमिनियम पाया जाता है। कितना दोस्तों, आपको ऐसे पूछ ले कि भूप्रपटी में कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो 47%। सिलिकॉन पूछ ले, सिलिकॉन को SI से दर्शाते हैं, तो सिलिकॉन 28%। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 8%। तीनों को दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि भूप्रपटी में ऑक्सीजन की बात करें तो 47%, और यदि आपको सिलिकॉन की पूछ ले तो 28%, और यदि दोस्तों एल्यूमिनियम की पूछ ले तो 8%। आगे वाला क्वेश्चन अपना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी। दोस्तों सोइल हेल्थ स्कीम कब शुरू हुई थी, 1974, 1976, 2015, 2018। तो आप देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दोस्तों 2015 को शुरू हुई थी, 19 फरवरी 2015 को गंगानगर की सूरतगढ़ जगह, जी दोस्तों कहाँ पे हुई थी, गंगानगर की सूरतगढ़, राजस्थान के गंगानगर जगह है, वहाँ गंगानगर जिला है दोस्तों राजस्थान का, तो उसमें जो सूरतगढ़ जगह है वहाँ से दोस्तों सोइल कार्ड जो हेल्थ कार्ड योजना है वो शुरू हुई थी। किसके द्वारा, जो PM है हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनके द्वारा 19 फरवरी 2015 को दोस्तों जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 19 फरवरी 2015 को है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी। और 1974 में क्या हुआ था, तो देखिए दोस्तों 1974 में है भारत का प्रथम KVK बना था पांडिचेरी में। कहाँ पे बना था दोस्तों, पांडिचेरी में, प्रथम KVK भारत का। और दोस्तों राजस्थान का प्रथम KVK 1976 में बना था, कहाँ पे, फतेहपुर सीकर में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम KVK पूछ ले तो 1974 में बना था पांडिचेरी में, और यदि राजस्थान का प्रथम KVK बात करें तो 2 साल बना था, 2 साल बाद 1976 में कहाँ पे बना था, फतेहपुर सीकर में। दोस्तों ये आपको ध्यान रखने। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी नालों से बहा, तो आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि नदी नालों से बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है। जो नदी नाले होते हैं उससे बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, अवशिष्ट मिट्टी, निर्वासित मिट्टी, और दोस्तों आगे वाला ऑप्शन है C वाला, पेडोकल मिट्टी, पेडोकल मिट्टी या सभी। तो देखिए दोस्तों अभी आपने ऑप्शन देख ही लिया था, पेडोकल मिट्टी तो कौन सी होती है दोस्तों, पेडोकल मिट्टी। तो दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पहले आपको देख लेना है कि ये किसका है। तो देखिए पेडोकल मिट्टी दोस्तों, कम वर्षा की जो कमी होती है उससे किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, पेडोकल। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, और फिर बचे अवशिष्ट मिट्टी और निर्वासित मिट्टी। तो देखिए नदी नालों से बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है, निर्वासित मिट्टी। क्या कहा जाता है, निर्वासित मिट्टी। और जो चट्टाने होती है, चट्टानों को खिसकने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, अवशिष्ट मिट्टी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि अवशिष्ट मिट्टी और निर्वासित मिट्टी, कौन कौन सी दोस्तों, अवशिष्ट मिट्टी और निर्वासित मिट्टी। जो नदी नालों से बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है उसे कहा जाता है निर्वासित मिट्टी। और जो चट्टाने हैं, चट्टाने के खिसकने से, चट्टानों के खिसक जाने से जो मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। क्या दोस्तों, अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से ध्यान रखना है। निर्वासित, निर्वासित यानी देखिए नी, ऐसे याद रखिए, निर्वासित यानी नदी नालों से जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसे निर्वासित मिट्टी कहा जाता है, और चट्टानों के खिसकने से अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण होता है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना।
आगे वाला अपना क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है। दोस्तों जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस मिट्टी में पाई जाती है? काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पिट मृदा और जलोढ़ मृदा। तो देखिए दोस्तों, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है? काली मिट्टी। तो दोस्तों किस में पाई जाती है? काली मिट्टी में। दोस्तों सर्वाधिक जो जल धारण की क्षमता किस में पाई जाती है? काली मिट्टी में। और यदि दोस्तों अवशोषण की बात करें, सर्वाधिक अवशोषण दोस्तों जल का किस मिट्टी में होता है? तो दोस्तों होता है रेतीली मिट्टी में। किसमें दोस्तों? रेतीली मिट्टी में। और रेतीली मिट्टी दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है। कितने पर? राजस्थान के 60% क्षेत्रफल पर दोस्तों रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो जल धारण क्षमता है वो तो काली मिट्टी में पाई जाती है, यानी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काली मिट्टी में पाई जाएगी। जबकि सर्वाधिक अवशोषण जो है दोस्तों, सर्वाधिक अवशोषण क्षमता है वो रेतीली मिट्टी में पाई जाती है। और पिट मृदा होती है, पिट मृदा को दलदली मृदा भी कहते हैं, दलदली मृदा भी कहते हैं। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? केरल हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, इन क्षेत्रों में दोस्तों पिट मृदाएं पाई जाती है। पिट मृदाओं को दलदली मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदाएं है दोस्तों, कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छी मृदा होती है जलोढ़ मृदा। और दोस्तों भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोस्तों किस पे? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बात करें, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है जलोढ़ मृदा है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि वाटर होल्डिंग पूछ ले तो काली मिट्टी आएगा। और अवशोषण की बात कर ले कि सर्वाधिक अवशोषण, जल के अवशोषण क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है, तो रेतीली मिट्टी में पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में सर्वाधिक जल शरण की क्रिया किस क्षेत्र में होती है? देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जल शरण की क्रिया किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों देखिए, शेखावाटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। जल शरण की क्रिया किन क्षेत्रों में होगी दोस्तों? देखिए जल शरण की क्रिया जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? हाड़ौती क्षेत्रों में। हाड़ौती क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, राजस्थान में सर्वाधिक जल शरण की क्रिया किस क्षेत्र में होती है? तो हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है और यहीं पे क्या होता है? जल शरण की क्रिया सर्वाधिक होती है। यदि ऐसे पूछ ले दोस्तों क्वेश्चन कि सर्वाधिक वायु शरण की क्रिया किन क्षेत्रों में होती है, तो मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में क्या आते हैं दोस्तों? जैसे कि आपका जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये क्या हो गया? जोधपुर हो गया, ये क्या मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। और जो वायु शरण की क्रिया है सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र में आती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वायु शरण की क्रिया तो मारवाड़ क्षेत्र में होती है, जल शरण की क्रिया हाड़ौती क्षेत्र में होती है। और दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का ध्यान रखना है, सर्वाधिक जो आम का उत्पादन है वो मेवाड़ क्षेत्र में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक आम का उत्पादन पूछ ले तो मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से आगे देश थे? आपके बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, ये क्या है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि आम का सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले राजस्थान में और मेवाड़ दे दे तो मेवाड़ आपको ऑप्शन में हो तो मेवाड़ कर देना है कि सर्वाधिक आम का उत्पादन मेवाड़ क्षेत्र में होता है। और जल का सर्वाधिक जो शरण होता है हाड़ौती में और वायु का मारवाड़ में। आगे वाला क्वेश्चन है, जल शरण की सबसे विकराल अवस्था कौन सी है? दोस्तों जल शरण की सबसे विकराल अवस्था बतानी है। बौछार शरण, परत शरण, रील शरण, अवनालिका शरण। तो देखिए जल शरण की सबसे विकराल अवस्था अवनालिका शरण, जिसमें क्या होता है दोस्तों? भूमि कृषि के योग्य ही नहीं बचती। तो आपको ध्यान रखना है जल शरण की सबसे विकराल अवस्था अवनालिका शरण है। और बौछार शरण में क्या होता है दोस्तों? जल शरण की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें क्या होता है दोस्तों? जो बारिश की बूंदे होती है उससे जो शरण होता है उसे क्या बोलते हैं? बौछार शरण। परत शरण होता है दोस्तों, परत शरण को क्या बोलते हैं? सीट इरोजन भी बोलते हैं। और परत शरण में क्या होता है दोस्तों? जो पोषक तत्व होते हैं वो खेत से दोस्तों एक परत के रूप में खेत से बाहर निकल जाते हैं, तो जिससे जो शरण होता है उसे परत शरण होते हैं दोस्तों। ये क्या है? परत शरण आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक नुकसानदायक शरण दोस्तों परत शरण ही है दोस्तों। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक नुकसानदायक शरण परत शरण है। ये क्या? आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या होता है दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं वो दोस्तों एक परत के रूप में पानी के साथ निकल जाते हैं खेत से। तो आपको ध्यान रखना है परत शरण भी। और जो रील शरण है, रील शरण को धारीदार शरण भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों? खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, छोटी छोटी नालियां बन जाती है रील शरण में, और इसे धारीदार शरण भी कहते हैं। अवनालिका शरण दोस्तों जल शरण की सबसे अंतिम अवस्था है और बौछार शरण प्रारंभिक अवस्था है। और ये जल शरण की सबसे विकराल अवस्था है, जिसमें भूमि कृषि के योग्य नहीं बचती। अपना आगे वाला क्वेश्चन है, वायु शरण को रोकने के लिए वायुरोधी वृक्षों को किस आकृति में लगाना चाहिए? आकृति बताना है दोस्तों। तो देखिए रेखीय, पिरामिड, लिवाट, उत्तरी पश्चिमी। तो देखिए आकृति रेखीय, पिरामिड, लिवाट, उत्तर पश्चिमी। तो दोस्तों वायुरोधी वृक्षों को किस आकृति में लगाना चाहिए? पिरामिड आकृति में। किसमें? पिरामिड आकृति में। और दोस्तों किस आकृति में लगाना चाहिए वायुरोधी वृक्षों को? पिरामिड आकृति में। और दिशा पूछ ले दोस्तों कि वायुरोधी वृक्षों को किस दिशा में लगाना है, तो उत्तर पश्चिमी दिशा में दोस्तों वायुरोधी वृक्षों को लगाते हैं, या लिवाट की दिशा में। यह भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों दोस्तों वायुरोधी वृक्ष होते हैं उनको लिवाट की दिशा में या उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाते हैं। किस दिशा में? लिवाट की दिशा में या उत्तर पश्चिमी दिशा में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई एग्जाम में मिल जाएगा कि वायुरोधी वृक्ष होते हैं उनको किस दिशा में लगाते हैं, तो लिवाट की दिशा में या उत्तर पश्चिमी दिशा में। और यदि अपन को बात करें आकृति, तो पिरामिड आकृति में लगाते हैं। किस आकृति में लगाते हैं?
बाह्यरोधी वृक्षों को पिरामिडाकृति में। देखिए दोस्तों, आप लास्ट ईयर के पेपर या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है कि तो अपना लास्ट क्वेश्चन है कि मृदा का मिश्रण क्या कहलाता है। देखिए मृदा में क्या है, विभिन्न तरह का मिश्रण होता है। जैसे कि आपके पता होगा कि मृदा में क्या होता है कि जैसे जंतुजात और पादप जात का मिश्रण होता है। किसमें? मृदा में। मृदा का निर्माण होता है तो मृदा में कई तरह का मिश्रण होता है, पादप जात का हो गया, जंतुजात का हो गया। तो वो जो सब मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? पौधोलीकरण, पेडोटर्बेशन, फ्लोरा, फ्यूना। तो देखिए क्या कहते हैं दोस्तों उसको? पेडोटर्बेशन। मृदा का जो मिश्रण होता है, मृदा के मिश्रण को क्या कहते हैं? पेडोटर्बेशन। पौधोलीकरण किसे कहते हैं? ह्यूमस तथा सेस्क्यू ऑक्साइडों का ऊपरी स्तर से बहकर नीचे के स्तर में आकर जमा हो जाना पौधोलीकरण कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार आप कि ह्यूमस, क्या दोस्तों? ह्यूमस तथा सेस्क्यू ऑक्साइड होते हैं, उनका ऊपरी स्तर से बहकर और नीचे के स्तर में आकर जमा हो जाना पौधोलीकरण कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्लोरा क्या होता है तो दोस्तों? फ्लोरा क्या होता है दोस्तों? फ्लोरा होता है दोस्तों पादप जात। क्या होता है दोस्तों? पादप जात। और फ्यूना क्या होता है दोस्तों? जंतुजात। जंतुजात क्या होता है दोस्तों? जंतुजात। फ्लोरा और फ्यूना आप समझ गए होंगे। फ्लोरा यानी पादप जात और फ्यूना यानी जंतुजात। दोस्तों जो मृदा का निर्माण होता है उसमें दोस्तों मिश्रण होता है इनका, फ्लोरा का, फ्लोरा यानी पादप जात का मिश्रण और फ्यूना यानी जो जंतुजात है उनका मिश्रण होता है दोस्तों मृदा के निर्माण में। और उनको क्या बोलते हैं? मृदा का जो मिश्रण हो जाता है इनका, तो मिश्रण होता है तो उसको बोलते हैं पेडोटर्बेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि मृदा का मिश्रण पेडोटर्बेशन कहलाता है और पौधोलीकरण भी हो ही गया। तो दोस्तों ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आगे अपन और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। कैसा लगा दोस्तों? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इतना ही आज के वीडियो में, मिलते फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।